चलिए, तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, राइट। चार्टर का मतलब, द वर्ड चार्टर, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि चार्टर का मतलब क्या होता है। चार्टर का मतलब यही है 1600 के अंदर जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था, उसका मतलब, चार्टर का मतलब वही है ना, उसको रिन्यू कर रहे हैं बार बार में, तो चार्टर एक्ट के थ्रू कर रहे हैं, है ना। और चार्टर एक्ट 1853 विल बी लास्ट वन, बिकॉज इसके बाद फिर चार्टर को रिन्यू नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा? बिकॉज इसके बाद हो जाता है एक प्रॉब्लम, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। और रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर आप देख रहे हैं पूरी जनता हमारी जो होगी वो भड़क जाएगी ब्रिटिशर्स पर। और ब्रिटिशर्स इस सब का ठीक रहा कि भाई ये एक्चुअली जनता का भड़कना क्यों हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाल देंगे कि ईस्ट इंडिया ऑफ इंडिया कंपनी जो है वो इतने ड्रैकोनिक थी, वो इतना इस तरह की हरकतें कर रही थी जिसके कारण लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। हमारी कोई गलती नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण है। अब हम क्या करेंगे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देंगे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर देंगे और आपको एक बहुत अच्छी गुड गवर्नेंस देंगे। अभी तक तो क्या था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत खराब लोग थे, इन्होंने आपको ऐसी गवर्नेंस दी जिसके कारण आप रिवोल्ट कर दिए, राइट। हम आएंगे अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली रूल करेगा, ठीक है, मतलब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करेगा और हम आपको एक तरह से गुड गवर्नेंस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक्चुअली क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करेगा किसको, लोगों को। दैट्स वाई 1857 के बाद जो एक्ट निकलेगा दैट इज नॉट द चार्टर एक्ट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। और इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, का नाम है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, कहने का बात यह है कि ब्रिटिशर्स के ऊपर एक तरह से ये लाइबिलिटी आ जाती है कि इतना रिवोल्ट हुआ क्यों, है ना, लोगों को इतना परेशान क्यों करा गया। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं इसके कारण करा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, हमारी कोई गलती नहीं है, राइट। तो ब्रिटिश क्राउन जो होता है वो कहता है कि अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर रूल करूंगा इंडिया को, राइट। तब देखना मैं कितना मस्त गवर्नेंस प्रोवाइड करता हूँ, गुड गवर्नेंस में प्रोवाइड करूंगा। और मैं अब एक एक्ट बनाता हूँ 1858 का एक्ट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी अबॉलिश्ड, इसको हटा दिया जाएगा और डायरेक्टली क्राउन के अंडर में आ जाएगा कौन, इंडिया। इंडिया विल बिकम द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इंडिया को अब हम देख कहेंगे ब्रिटिश इंडिया, राइट। तो यहां पर देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्सपोज द इनएफिशिएंसी एंड द मिसरूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड टू ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनटू द ब्रिटिश क्राउन, हेंस द कंपनीज रूल एंडेड एंड द क्राउन रूल बिगिन। क्राउन का रूल स्टार्ट होगा। और यहां से हम कह रहे हैं कि अब वो जो कंपनी आई थी वो पूरी की तरह अबॉलिश हो गई, अब कोई चार्टर की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी के लिए चार्टर था और चार्टर जो है चार्टर एक्ट 1853 की तरह समाप्त हो जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सब बच्चे आगे कौन, ठीक है। है ना। तो चार्टर इस तरह से चार्टर के साथ मतलब 1858 के एक्ट के साथ ही चार्टर भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ कंपनी रूल, एक्ट अबॉलिश कंपनी रूल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसका कोई काम नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को टाटा बाय बाय कर देंगे। दिस एक्ट अबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द पिट्स इंडिया एक्ट, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड, ऑल इट्स पावर, टेरिटरीज एंड द रेवेन्यूज वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। एंड इंडिया वाज टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उस वक्त क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी क्वीन विक्टोरिया, राइट। अब क्या क्या चेंजेस और होते हैं, मेजर चेंजेस। तो देखो, ब्रिटेन के अंदर एक ऑफिस बनाया जाता है ना, लंदन के अंदर एक ऑफिस बनाया जाता है, ठीक है, इंडियन ऑफिस। इंडियन ऑफिस मतलब इंडिया ऑफिस एट लंदन, राइट। ये इंडिया ऑफिस ऑफ लंदन क्या होगा, इंडिया की चीजों को देखेगा, ब्रिटेन में बैठकर इंडिया की चीजों को देखेगा। और यहाँ पर एक बंदा होगा दैट इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ पर होंगे, राइट। तो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर इन द लंदन, राइट। लंदन के अंदर ये बैठेंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ से भारत की सब चीजें देखेंगे, इंडिया की सारी चीजें यहाँ से देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, राइट, जो लंदन में बैठकर भारत की चीजें देख रहा है सारी, है ना। जैसे पहले था ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में बैठकर सब चीजें देखता था, वैसे ही वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से इंडियन ऑफिस बनाया जा रहा है लंदन के अंदर, वो सारे का सारा यहाँ पर देख रहा है। और उसके अंदर जो सबसे मेन बंदा है दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल बी देयर।
तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विल बी देयर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अकेला क्योंकि काम नहीं कर पाएगा तो इसको एक एडवाइजरी बॉडी दी जाएगी, है ना, 15 मेंबर की, दैट इज नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया जाएगा, और उसके पास 15 मेंबर की काउंसिल होगी जो कि उसको एक तरह से हेल्प करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो सबसे ऊपर जो होगा वो तो ब्रिटिश का, और अपन कहते हैं क्राउन, फिर क्राउन के नीचे है पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के नीचे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नीचे आप देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से ही एक मिनिस्टर है दैट इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये अपनी काउंसिल के साथ लंदन में बैठकर, कहां पर बैठकर, लंदन में, इंडियन ऑफिस एट लंदन, राइट, वहां पर बैठकर क्या कर रहा है, वहां पर बैठकर भारत की चीजों को संभाल रहा है। और भारत के अंदर कौन है, भारत के अंदर इस सब चीजों को कौन देख रहा है, जो भारत के अंदर बैठा है दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम वाइसराय भी बोलते हैं। अब वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या अंतर है ये अपना अंडरस्टैंड करें। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये सब चला गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना, वो लंदन के अंदर ऑफिस में बैठकर यहाँ पर इंडिया की चीजें देखेगा, और इंडिया की चीजें देखेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के अंदर कौन होना चाहिए, इंडिया के अंदर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय। अभी बताएंगे वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है, राइट, ये सब चीजें इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है पार्लियामेंट के अंडर आ रहा है। ensuring parliamentary control over the Indian affairs, thus the Indian administration become the part of the British government machinery, British government machinery का पार्ट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अब नई पोस्ट बनाई जाएगी दैट इज नोन एज वाइसराय। देखो आप देख रहे हैं कि 1853 तक हमारे पास जो थे, ठीक है, 1857 तक मतलब हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना, याद करो पहले हुआ था किसी जमाने में ये हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 1833 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, याद करो। और फिर आपने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था ये 1857 के बाद भी बना रहेगा, बट एक और है दैट इज नोन एज वाइसराय, वाइसराय आ जाएगा यहाँ पर। और वाइसराय जो था ना वो क्या है, वो एक तरह से ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि अब जो रूल चल रहा है वो क्राउन का चल रहा है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, कि मतलब ब्रिटेन का रूल अब चल रहा है भारत के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी। इस चीज को बताने के लिए कहीं भी किसी के साथ डील करनी होती थी, जैसे प्रिंसली स्टेट के साथ डील करनी है तो वाइसराय विल बी देयर, वाइसराय जाएगा और वो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा और उनसे डील करेगा। कोई भी डील करनी है वाइसराय विल डू, कोई भी एग्जीक्यूटिव काम करना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल डू। समझ में आ रहा है? तो एक नई पोस्ट वाइसराय यहां पर बन जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। वाइसराय का मतलब समझ में आ रहा है, वाइसराय एक तरह से क्या है ये दिखाने के लिए कि क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज नोन एज वाइसराय। कोई भी क्राउन के नाम से कोई भी काम होगा तो ये जाएगा कि भाई डील करनी है कोई, राइट, प्रिंसली स्टेट से कुछ बातचीत करनी है तो वाइसराय आएगा। वाइसराय मतलब मैं क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब जो काम कर रहा है यहाँ पर, है ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एजेंट है, एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठकर इंस्ट्रक्शन देगा ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देगा, ये अपनी काउंसिल के थ्रू, ये अपनी काउंसिल के थ्रू क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो तीन चार चीजें नई नई आई हैं, है ना, 1858 के एक्ट के अंदर लंदन में एक ऑफिस खोला, इंडियन ऑफिस एट लंदन, उसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 15 मेंबर की काउंसिल है। ठीक है, ये लंदन में बैठता है, इसको भारत आने का मन नहीं है, राइट, ये लंदन में बैठेगा, लंदन में बैठ के काम संभाल रहा है। और लंदन में बैठ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको कह रहा है कि भाई ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर, ये काम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज देयर इन द इंडिया, जैसे पहले से इंडिया में रहता था ये तो इंडिया में। एक और है दैट इज नोन एज वाइसराय। वाइसराय क्या है, वाइसराय क्राउन जो है, क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी भी कोई क्राउन का काम आएगा तो वाइसराय
क्राउन पहन कर जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ लो, वाइसराय क्राउन पहनकर जा रहा है कि बोले हाँ भाई क्वीन एलिजाबेथ तो क्वीन विक्टोरिया तो अभी बिजी है, मैं बात कर लेता हूँ आपसे, वैसा होता है ना, डेलीगेशन की तरह जाता है, जैसे जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने गया, फॉरेन मिनिस्टर का डेलीगेशन गया चला गया, राइट। तो वैसे ही ये भी वाइसराय जो है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, कभी भी प्रिंसली स्टेट से डील करना है वाइसराय विल बी देयर। और मजे की बात बताऊं तुमको, ये दोनों एक ही बंदे हैं, समझ में आ रहा है। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम करना होता है तो ये बंदा अपने आप को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलता है, जब क्राउन पहनने की बारी आती है तो ये बंदा अपने आप को वाइसराय बोलता है। ठीक है, दोनों एक ही बंदे हैं, मतलब कुछ इस तरह से वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आर द सेम पर्सन। देखो, वाइसराय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, भारत के अंदर ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, और गवर्नर जनरल इज एजेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ काम करेगा उसका एजेंट है वो। और आप यहां पर देखो, जैसे यहां पर आपने गंगाधर और शक्तिमान, शक्तिमान सीरियल अगर आप लोगों ने देखा हो, हमारा तो वन ऑफ द फेवरेट था हमारी जनरेशन का, ठीक है, बच्चे छत पे से कूद जाते थे कि शक्तिमान बचाएगा, राइट। तो जैसे शक्तिमान ही गंगाधर था, वैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वाइसराय है। बस ये देखो, ये कपड़े उपड़े पहन के आ गया ना कि भाई मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं किसका, रिप्रेजेंटेटिव हूं क्राउन का, तो अच्छे ड्रेस पहन के जाऊंगा। और ये भाई भारत के अंदर काम कर रहा है, देखो बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल अंग्रेज टाइप लग रहा है ना, जैसे प्रिंस ही उठ के आ गया हो, और ये भारतीय लग रहा है बिल्कुल। हाँ कह सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो जब प्रेसिडेंट का काम करेगा तब, राइट। और जब, तो ये देखो, ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये है वाइसराय। तो इसमें से पूछेंगे शक्तिमान और गंगाधर में से कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे, कौन था वाइसराय, तो वाइसराय यही था, शक्तिमान विल बी द वाइसराय और गंगाधर विल बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो, आफ्टर 1858 देयर वाज स्टिल वन सिंगल पर्सन बट ही हेल्ड द टू टाइटल्स, उसके पास दो टाइटल है, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा वाइसराय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वही काम कर रहा है जो कि पहले से कर रहा था, और वाइसराय was added to reflect his new political role as a representative of the British Crown। इसका काम इस तरह से अब बढ़ गया है। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। चलो, तो 1858 का एक्ट खत्म हुआ और 1858 के एक्ट के ऊपर चलो क्वेश्चंस करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको एक डिफरेंस भी मैं क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, फर्स्ट क्वेश्चन गलत करो सब पहले, फिर मैं बताता हूं क्या चीज सही होगी। हर तरह के आंसर, आंसरों में आंसर, तरह तरह के आंसर। चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज वेरी गुड थिंग, ठीक है, ये कर दिया अबॉलिश, बढ़िया। एंड ट्रांसफर्ड इस पावर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, पार्लियामेंट तो है जो कि कानून बना रही, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक, और एक पार्लियामेंट है, समझ में आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, राइट। और एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में तो बस एक बॉडी है जिसमें कानून बन रहे हैं। क्राउन का मतलब क्या है, क्राउन का मतलब ब्रिटेन का रूल, उसको अपन क्राउन बोलेंगे। पार्लियामेंट मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, तो ब्रिटिश क्राउन यहां पर आएगा, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। समझ में आ गया सभी बच्चों को, ये ऑप्शन क्यों गलत है, बिकॉज यहां पे ब्रिटिश क्राउन आया। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज मेड डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दिस इज करेक्ट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही रेस्पॉन्सिबल था।
राइट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को सब बातें बताता था राजा। ये रेस्पॉन्सिबल क्राउन के लिए नहीं था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। क्राउन तो एक सेरिमोनियल है कि भाई देखो, जिसको भी कॉलोनी बनाया मतलब वो क्राउन के अंडर में आ गया, राइट, राजा के अंडर में आ गया, सेरिमोनियल है, राइट। पार्लियामेंट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तो काम होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पार्लियामेंट से होगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, और इससे तुमको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि भाई क्राउन और पार्लियामेंट में क्या अंतर है। ठीक है, कल तक मैं आपको बोल रहा था ना सेम थिंग ये है, अभी तक सेम ही मानो उसको, राइट। तो ये डिफरेंस के अंदर आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 41st। ये पोस्ट जो नई नई आई है ना, उनके ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट करके करना, बिकॉज दे कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। वेरी गुड, सबका सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड बाय द एक्ट 1858। या दिस इज राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रिप्लेस द गवर्नर जनरल एज द हेड ऑफ द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज रॉन्ग। वो तो ये तो वही लंदन में बैठा है, ये भारत में बैठा है, उसका वही काम है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कुछ नहीं बिगाड़ा। 1858 के एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कुछ नहीं बिगाड़ा। 15 member council of India was created to assist the secretary of the state. That is correct. So first and third will be the right answer. C will be the right answer. Very good. चलो 42nd क्वेश्चन करो। अब देखो कुछ बच्चों के मैं नाम ले रहा हूं, है ना, वो ध्यान से सुने। आमिर, नितेश, तुषार और मनिंजा, है ना। ये सारे बच्चे चैट सेक्शन में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सर मेरी आंखें कमजोर हैं। सब लिखो, चारों बच्चे, सर मेरी आंखें कमजोर है। मुझे इनकरेक्ट नहीं दिखा सर। तुमको कितनी बार बोला भाई, इस मिस्टेक के कारण अगर तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया ना, बहुत मतलब आपके साथ क्या मैं बोलूं आपको। फिर इतना सारा आता है, तुमने सारा पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, बस इनकरेक्ट के कारण क्यों नहीं दिखता तुम्हें ये इनकरेक्ट? कहां की जल्दी हो रही है? आराम से बैठ के करो क्वेश्चन सॉल्व। अभी नहीं दिख रहा तो एग्जाम में भी नहीं दिखेगा बच्चों। और ये सबसे बुरा होता है स्टूडेंट के साथ कि सब कुछ आते हुए भी हमने इनकरेक्ट नहीं देखा। जिंदगी के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो जाएगा तुम्हारे, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, कम से कम मेरे बच्चों के साथ। समझ में आ रहा है? अब दिमाग के अंदर ये इंस्ट्रक्शन देख लो कि भैया हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती यही है, यहाँ पे गलती सुधारने के लिए बैठे पर याद रखो बिल्कुल। अब आगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा गलत कर दिया ना, फिर अच्छी बातें नहीं होगी, राइट। चलो कंसिडर फॉलोइंग। कभी कभार क्या होता है हमारे दिमाग को हमको इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्टली उसको बोलना होता है, राइट, जिससे कि वो बात हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो अपने आप को डांटते हुए बोलो कि भैया अब मैं इनकरेक्ट नहीं
कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, इनकरेक्ट देखकर भी अनदेखा नहीं करूंगा सभी बच्चे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट इज करेक्ट, ठीक है। ही हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडियन मिलिट्री एंड दैट इज करेक्ट। ही ऑपरेटेड फ्रॉम द कलकत्ता विद द गवर्नर जनरल, दैट इज इनकरेक्ट। इजी क्वेश्चन ये वाला इसीलिए दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए दिया था जिससे कि तुम गलती करो, जल्दी से देख के यस लगा दो, वही तुमने करा, राइट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया बच्चों, राइट। चलो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन करिए। वेरी गुड, ठीक है। कि आप देख रहे हैं रीजन जो है ये आर जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। काउंसिल वाज क्रिएटेड टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, नहीं इवन सेंट्रलाइज करने के लिए बनी काउंसिल कि सारा डिसीजन मेकिंग मैं ही कर लूं, राइट। जैसे कि पूरे भारत के अंदर एक ही तरह की यूनिफॉर्मिटी हो, सेंट्रलाइज सिस्टम। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया इन लंदन, दैट इज करेक्ट। और ये काउंसिल जो थी वो क्रिएट, दोनों स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही हो गया, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 44th क्वेश्चन करें। 44th क्वेश्चन करें। और बच्चों आपको एक काम और करना है, मैं बताता हूं आपको, एक बार ये क्वेश्चन कर लो। चलो स्टेटमेंट वन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 सेंट्रलाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश लॉ। देखो भाई तुम तो है ना भाई बच्चों रटने लग गए यार चीजों को, रटना नहीं है भाई। कि तुमने तो ऐसे कर दिया कि सर ये जो होगा ना, ये फाइनल जो स्टेटमेंट होगा वो ऐसा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा ऐसा, ऐसा रटना नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ना क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तीनों ही करेक्ट है, पहले तो अपन ने ये देख लिया। अब हमको ये देखना है कि कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो यहाँ पर सेकंड, द वायसराय काउंसिल इन इंडिया इंप्लीमेंटेड द पॉलिसीज फ्रेम्ड इन द लंदन, ठीक है। वायसराय जो होगा उसकी काउंसिल लंदन के अंदर बैठकर ये करेगी, राइट। एक तो ये हो गया स्टेटमेंट, दिस डुअल स्ट्रक्चर लिमिट, और एक ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सेंट्रलाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड हो गया, सेंट्रलाइज कैसे हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, ये इसने बोला कि सेंट्रल, वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया सेंट्रलाइज्ड, राइट। और इसके कारण क्या हो गया, दिस डुअल स्ट्रक्चर, ये जो डुअल स्ट्रक्चर हुआ कि एक तो इंडिया के अंदर है एक लंदन में है, लिमिटेड स्ट्रक्चर, लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था ना एडमिनिस्ट्रेशन में वो कम हो गया, क्योंकि सब कुछ क्या है, सब कुछ वायसराय के कारण ही हो रहा है, वायसराय जो बोल रहा है वही हो रहा है। तो इंडिया का इंडियन पार्टिसिपेशन जो है,
इंडिया का तो बस वो है कि जो वायसराय ने बोल दिया वहां। तो या तो ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर ही वायसराय होता, इंडिया के अंदर ही क्या होता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता, और इंडिया के अंदर ही वायसराय होता, तब तो इंडियन पार्टिसिपेशन होता। एक लंदन में बैठकर पॉलिसी मेकिंग हो रही। इसके कारण इन दोनों के कारण ये हुआ ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड टुगेदर एक्सप्लेन थर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। जिन भी बच्चों ने गलत करा है प्लीज अंडरस्टैंड दिस। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? एनीबडी हैज एनी डाउट? फरिया, नितेश, श्रुति। श्रुति तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें तो मतलब एक है ना, एक पैटर्न तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए, अपना दिमाग के लगाओ खुद। फिर अब ऐसे करेंगे, देखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सेंट्रलाइज करा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कि उसने लंदन के अंदर बिठा दिया एक बंदे को, ठीक है, कि वो सब कुछ लंदन में से देखा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो बंदा बोलेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, वो काम करेगा। तो एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और एक लंदन में बैठा हुआ बंदा है, राइट। ये डुअल सिस्टम हो गया। वायसराय काउंसिल इन द इंडिया इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी फ्रेम्ड इन द लंदन। जो पॉलिसी लंदन में फ्रेम हो रही है वो वायसराय इंप्लीमेंट कर रहा है। तो वायसराय का तो कुछ पॉलिसी मेकिंग का है ही नहीं, वो तो बस इंप्लीमेंट ही कर रहा है, ठीक है। वायसराय काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल, वो तो इंप्लीमेंट ही कर रहा है। तो ये ड्यूअल स्ट्रक्चर है, इससे इंडिया का पार्टिसिपेशन कम हुआ ना। इंडियन पार्टिसिपेशन, इंडिया के अंदर जो बैठा है उसका पार्टिसिपेशन कम हो गया। दैट इज नोन एज इंडियन पार्टिसिपेशन। इन दोनों से ही तो ये आएगा, पहले ये आ जाएगा फिर ये थोड़ा ना आएगा। इन दोनों से ही आएगा ना श्रुति। समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से लिंकेज कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड टुगेदर एक्सप्लेन स्टेटमेंट थर्ड। टुगेदर एक्सप्लेन, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर एक्सप्लेन व्हाई इंडियन पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड हो गया और डुअल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी हो गया बिटवीन इंडिया एंड लंदन। तो इसके कारण क्या हुआ, इंडिया का पार्टिसिपेशन जो होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 1858 का एक्ट जो अपन ने पढ़ा उसके अंदर ये सब बातें अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड कर। अब देखो बच्चों, बहुत सारे और एक्ट हैं। 1861 का एक्ट है, फिर 1893 का एक्ट है, राइट। फिर आप देखेंगे 1909 का एक्ट है, फिर 1919 का एक्ट है, राइट। यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है, राइट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1919, फिर आता है एक 1935 का एक्ट। अब ये वाले एक्ट वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट ये हम पॉलिटी से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब 1858 का एक्ट पढ़ लिया, उससे पहले के सारे एक्ट पढ़ लिए अपन ने, तो उससे हमको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर आगे चलकर हमारे काम आएगा पॉलिटिकल। बट अब हम इनको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन सब में बहुत ज्यादा है। जैसे 1909 का एक्ट है, इसको समझने से पहले तुमको सूरत स्प्लिट समझना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या डायमेंशन चल रहा है वो समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बंगाल पार्टीशन मूवमेंट समझना पड़ेगा। तो 1909 को अगर मैं तुमको अभी पढ़ा दूंगा तो वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। 1919 का एक्ट पढ़ेंगे तो लखनऊ पैक्ट तुमको पहले समझ में आना चाहिए। लखनऊ पैक्ट क्या है, होम रूल लीग मूवमेंट क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? रॉलेट सत्याग्रह क्या चल रहा है, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट, वो सब चीजें आपको पहले समझ में आना चाहिए। फिर 1919 का एक्ट समझ में आना चाहिए। तो ये सब अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 1935 का एक्ट हो जाता है। 1935 का एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस एक्ट में से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ली। अल्टीमेटली हमको कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचना है ना। तो हम डायरेक्टली 1858 के एक्ट के बाद डायरेक्टली हम 1935 के एक्ट पे आ रहे हैं। बाकी के जो भी काउंसिल एक्ट्स हैं और बाकी के जो भी अदर एक्ट्स हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरफ हम चलते हैं और उसको समझते हैं कि 1935 का क्या है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। एंड देन वी विल, आज हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, राइट। चलो तो 1935 के एक्ट को समझने से पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझने से पहले ये मैप देखो। इस मैप में आपको एक रेड कलर की चीजें दिख रही है,
और एक आपको दिख रहा है प्रिंसली स्टेट, दैट इज येलो कलर की चीज दिख रही है। येलो कलर की चीज जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट है। और रेड कलर की चीजें दैट इज ब्रिटिश प्रोविंस। तो भारत 1935 का भारत कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट। और 1858 के बाद इस तरह से यहां पर क्लासिफिकेशन होने लग गया। देखिए ब्रिटिशर्स पूरे भारत पे रूल नहीं कर रहे थे, राइट। भारत के अंदर अगर हम देखें, जब ब्रिटिशर्स आए थे ना स्टार्टिंग में भी, तो भारत के अंदर बहुत सारे राजा महाराजा हुए। और राजा महाराजाओं का एक बहुत बड़ा एक तरह से क्या है, ईगो होता है कि भाई हम राजा बने, हमारी एक प्रजा हो, प्रजा बोले महाराज की जय हो, ये भर हो जाए तो मजा आ जाए लाइफ के अंदर। तो ब्रिटिशर सोचते थे, और राजा महाराजाओं का ईगो भी बहुत होता है कि जान दे देंगे पर हम, मतलब हमको सम्मान चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यार हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल करना है। हमें यहाँ पे इतना ज्यादा भी लड़ाई नहीं कर लेनी कि भाई लड़ते ही रह जाए, हमें रूल करना है यहाँ पर। और हमको एक तरह इस कॉलोनी से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस कॉलोनी का करना है। तो अगर इन सब राजाओं से लड़ने लग जाएंगे, इतने सारे राजा हैं, तरह तरह के राजा, है ना। तो इन तरह तरह के राजाओं से अगर हम लड़ने लग गए तो हमारे सारी एनर्जी यहीं वेस्ट हो जाएगी। हम लड़ते रह जाएंगे, 200 साल तक तो हम लड़ते रह जाएंगे। तो इन राजाओं को ब्रिटिशर्स ने, ये आप इसके अंदर पैरामाउंट सी का पॉइंट है, ये पैरामाउंट सी का, ये अपन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, पर अभी सुन लो थोड़ा। इन राजाओं को ब्रिटिशर्स ने ऐसे कहा कि देखो भाई हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, तुम हमारी सोवरेंटी को एक्सेप्ट कर लो, और हम तुम्हें कुछ कुछ चीजें पावर दे रहे हैं, वो पावर लेकर अपनी ऑटोनॉमी लेकर आराम से महाराज की जय कहलवाओ अपनी प्रजा से। तुम्हारी प्रजा भी होगी, महाराज बनकर बैठो आराम से तुम, हम ज्यादा तुम्हारे अंदर इंटरफेयर नहीं करें। ऐसा जो एरिया है ना इस मैप में जो दिख रहा है, वो है येलो कलर का एरिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। दिस इज नोन एज प्रिंसली स्टेट। दूसरा जो है दैट इज ब्रिटिश प्रोविंसेस। ये ब्रिटिश प्रोविंसेस है, ये देखो बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम। यहां पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल है। एवरीथिंग इज डायरेक्टली अंडर द गवर्नर्स। यहां पर सबके अंदर गवर्नर्स बिठा रखे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन सब के गवर्नर्स हैं और उनकी काउंसिल्स हैं। और वो जैसे प्रेसिडेंसी में होता था वैसे ही इसके अंदर हो रखा है। पर अल्टीमेटली देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है भैया अपना क्राउन। क्राउन के बाद फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद फिर नीचे आप देखेंगे उसकी काउंसिल, और फिर उसके बाद वायसराय। वायसराय मतलब गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल के बाद ये प्रोविंसेस आ गई। इन प्रोविंसेस के अंदर कौन कौन बिठा रखे हैं इसने, एक एक गवर्नर बिठा रखे हैं। इन सब प्रोविंस के अंदर एक एक गवर्नर बिठा रखे, प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर बिठा रखे हैं, समझ में आ रहा है। और इन सभी प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर बिठाकर उसकी काउंसिल के थ्रू वर्क कर रहा है। पर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ऐसा सिस्टम यहां पर चल रहा है 1935 तक। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रिंसली स्टेट भी हैं, और ये आप देख रहे हैं कि एक तरह से ये प्रोविंसेस भी हैं, दैट इज नोन एज ब्रिटिश प्रोविंसेस। अगर हम ब्रिटिश प्रोविंसेस देखें तो दे आर 11 इन द नंबर। इन 11 प्रोविंसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रिंसली स्टेट बहुत सारी है, 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स आर देयर। समझ में आ रहा है, ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं बहुत सारी, छोटे छोटे राजा, छोटे 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 बहुत सारे राजा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे राजा हैं, एक प्रिंसली स्टेट ये रहा, एक प्रिंसली ये, ऐसे 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 बहुत सारे हैं। ठीक है, 11 प्रोविंसेस है। तो प्रिंसली स्टेट्स को अपन को याद नहीं करना है, पर प्रोविंसेस को अपन को याद करना। अच्छा, कुछ एरिया ऐसा है जो कि बहुत छोटा छोटा सा एरिया है, राइट। जैसे आप यहां पर देखो दिल्ली वाला एरिया, ये देखो, ये दिल्ली वाला एरिया। दिल्ली एरिया वाला एरिया ब्रिटिश प्रोविंस भी नहीं है, और एक तरह से प्रिंसली स्टेट भी नहीं है। जैसे राजस्थान में एक एरिया है अजमेर वाला एरिया, राइट, अजमेर वाला एरिया, राइट, अजमेर, दिल्ली, ये बहुत छोटे छोटे से है ना। मेवाड़ है ना, वो वाला एरिया। एक है अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। ऐसे 6 एरिया है ना, अभी मैं आपको नाम बता दूंगा, आपको याद रखना है ये वाला। ये जो है ना, इनका डायरेक्टली जो कंट्रोल होगा दैट विल बी डायरेक्टली बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
यहाँ पर फिर गवर्नर और ये सब चीजें नहीं बैठाई जाएंगी। ये है जैसे आज की यूनियन टेरिटरी है, जैसे लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है ना, तो दैट इज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें फिर इसके अंदर का स्टेट के अंदर, जैसे स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, है ना, तो यहाँ पर तो एक गवर्नर प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर है, उसकी काउंसिल है। पर यहाँ पर जो जो स्टेट्स हैं, जो आपको मैंने 6 स्टेट्स 6-7 स्टेट्स हैं, अभी मैं नाम दे दूंगा आपको, उनको बोलते हैं कमिश्नर स्टेट। यहाँ पर कमिश्नर है, जैसे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट, इस तरह से, या गवर्नर जो होता है वही बन जाता है। तो वैसे यहाँ पर जो होगा, इन 6 स्टेट्स के अंदर 6 जगहों में, स्टेट्स तो नहीं बोलेंगे इनको, 6 जगहों में एक तरह से कमिश्नर का रोल डायरेक्टली था। तो भारत कुछ इस तरीके से था, 11 प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया की, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और प्रिंसली स्टेट था। 3 चीजें, ठीक है। प्रोविंसेस के नाम याद रखने अपन को, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या है ये अपन इसके अंदर देखेंगे। प्रोविंसेस के अंदर ही ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं जो कि छोटी छोटी हैं, दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू कमिश्नर, जैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर होता है, आपको पता चल गया होगा इसे, राइट। तो यहां पर इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से थी, राइट। तो देखो ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसके अंदर आप देखोगे सबसे पहला 11 प्रोविंसेस हैं, 11 प्रोविंसेस याद करना होगा, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, पंजाब, यूपी, सीपी, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। कैसे याद करोगे, देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तो पता ही, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो एक साथ ही आता है ना, ठीक है। यूपी, सीपी भी एक साथ आ गया, यूपी, सीपी। और आसाम जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट है ना, तो आसाम नॉर्थ ईस्ट वाला तो आ गया, तो नॉर्थ वेस्ट वाला भी आ गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बंबई, मद्रास एक साथ याद कर लो, और पंजाब और सिंध, सिंध पंजाब मराठा, है ना, अपन उसके अंदर बोलते हैं, राइट। तो सिंध और पंजाब एक साथ याद, ठीक है। खैर कोई ट्रिक नहीं है, पर ऐसे समझो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो हो गया, कपलेट्स के अंदर याद कर लोगे, पंजाब और सिंध हो गया, यूपी और सीपी हो गया, याद हो जाएगा से, बॉम्बे और मद्रास हो गया, और आसाम हो गया, आसाम नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट भी आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। तो दो दो, दो गए ये, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी काम आएगा। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, देखिए दिस वर द स्मॉल प्रोविंसेस डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए चीफ कमिश्नर, नॉट ए गवर्नर। जिस प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर, द चीफ कमिश्नर वाज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टली responsible to the governor general viceroy. Their administration was much more centralized and bureaucratized, right. ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, अंडमान एंड निकोबार, पंत पिपलोडा, राइट, ये सब है, दैट इज चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इनको बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं अपन चीफ कमिश्नर प्रोविंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और मैंने आपको बता दी कि एक अपना प्रोविंस है, एक सेकंड रुकना, जस्ट मिनट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां तक आप इसके अंदर समझ रहे हैं। अब गवर्नर ऑफ प्रोविंस अगर हम देखें तो 11 प्रोविंसेस हैं, ईच गवर्नर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, एक्टेड एज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। कभी यूनिकैमरल और बाइकैमरल, ये क्या है ये अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है।
तो ये अपन इसके अंदर समझ गए कि भारत कैसा था भाई 80 मतलब 1935 के अंदर भारत कैसा था। अब इस एक्ट के अंदर क्या बोला जाता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड। एक्ट के अंदर बोलते हैं कि भाई इन सब को मिलाकर एक फेडरेशन हम बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन, है ना, कि भाई अभी अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंसेस अलग, है ना, कमिश्नर स्टेट्स अलग है भाई, अपना प्रिंसली स्टेट अलग है, तो एक ही रूल होना चाहिए, है ना, एक एक दे एक मतलब एरिया है तो एक ही विधान इसके अंदर होना चाहिए। तो प्रिंसली स्टेट बड़े घबरा जाएंगे कि ऑल इंडिया फेडरेशन के नाम से इनको बहुत प्रॉब्लम होगी कि यार हमारी तो सारी ऑटोनॉमी छीन ली जाएगी। फिर समझ में बैठ रही है सबके, राइट बात। तो ये प्रिंसली स्टेट मना कर देंगे भैया हम नहीं जानते। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, बट ऑल इंडिया फेडरेशन विल नेवर कम इन द पिक्चर बिकॉज प्रिंसली स्टेट डिनाइड दिस। तो प्रिंसली स्टेट मना कर देगी तो क्या फिर ऑल इंडिया फेडरेशन बने, राइट। तो यहां पर देखो ऑल इंडिया फेडरेशन, दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहां पर ये है द प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूड 11 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया की हैं, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड दोस प्रिंसली स्टेट हु माइट एक्सीड टू द फेडरेशन, जो कि फेडरेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्टेट, राइट, प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट से मना ही कर दिया क्योंकि ये वॉलेंट्री, तो उन्होंने कहा मना ही कर दिया भाई महाराज की जो अच्छा खासा चल रहा है हमारा सिस्टम, अब पता नहीं एक एक छत्र में आ जाएंगे तो ये हमारी ऑटोनॉमी छीन लेंगे, राइट। ये समझ में आ रहा है प्रिंसली स्टेट का कैसे सोचना था। और ये अपन देख सकते हैं ये 11 प्रोविंसेस हैं, ये चीफ कमिश्नर स्टेट्स और ये सब चीजें अपन। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू द बीइंग बिकॉज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। ऐसे हमको समझना है भाई, कल को पूछ लेगा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या थी, कौन कौन सी थी, फिर हम दीवार देखते हैं कि जैसे दीवार पे लिखा हो, अरे पूरा याद होना चाहिए आपको। कल को पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रिटिश प्रोविंसेस कौन कौन सी है बताओ, समझ मारा। ऑल इंडिया फेडरेशन किस एक्ट का पार्ट है 1935 का, तो था पार्ट बट इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं करा गया। क्यों इंप्लीमेंट नहीं करा गया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर ही 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक पहले प्रोविंस के ऊपर ही। समझ मारा। दूसरा इन्होंने क्या करा ये समझो, दूसरा इन्होंने लिस्ट बनाई। जैसे आज के जमाने में अगर हम देखेंगे तो एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है, एक रेसिडुअल लिस्ट होती है ना। आप देखते हैं शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो ये 1935 के एक्ट से ही कहीं से आया है लिस्ट का कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो 1935 के एक्ट के अंदर यहां पर देखो ये लिस्ट बनाई गई जिसको हम कह रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर अंडर 1935। एक तो सेंटर की लिस्ट बनाई गई, सेंटर में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, ये सारे सब्जेक्ट सेंटर में आएंगे, राइट। फिर प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई, ये सारे सब्जेक्ट ये पढ़ लेना तुम लोग, है ना, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट और ये सब चीजें पढ़ लेना, राइट। कंकरेंट लिस्ट जिसके अंदर आपको पता है कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉपरेशन ऑफ बोथ सेंटर इन द प्रोविंसेस विल बी देयर, राइट। और रेजिड्यूरी पावर्स, और रेजिड्यूरी पावर्स पावर ओवर द सब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, और ये जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। इस तरह की लिस्ट बनाई गई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, है ना। फिर तीसरा पॉइंट जो अपन को समझना है वो ये है डायरकी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी। अब डायरकी क्या होता है ये अपन समझते हैं। डायरकी एट सेंटर, राइट। तो डायरकी एट सेंटर का मतलब क्या है, अंडर दिस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल और ऑन बिहाफ से। और इसके अंदर 2 लिस्ट बनाई गई, एक तो रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो रिजर्व और ट्रांसफर्ड के अंदर क्या क्या है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। रिजर्व का मतलब क्या है, ऐसी लिस्ट जो कि जिसके अंदर मेन चीजें आएंगी, दैट इज रिजर्व। ये रिजर्व लिस्ट ऐसी है जिसके अंदर जो आप देखेंगे जो प्रोविंसेस है उनका कोई से नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और एक है ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब ऐसे हैं जो जिसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ में आ रहा है। तो आप यहां पर देखो 2 तरह की लिस्ट बनाई। रिजर्व सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल इन हिज डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ द 3 काउंसलर्स अपॉइंटेड बाय देम। ये क्या है, ये रिजर्व सब्जेक्ट है। दे वर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, गवर्नर जनरल का डिस्क्रिप्शन है। 3 काउंसलर्स को बोलते हैं, काउंसलर की बात माने ना माने गवर्नर जनरल की का मतलब है, ठीक है।
गवर्नर जनरल जैसे बोलेगा वैसे हो जाएगा रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर। गवर्नर जनरल हाँ बोलेगा तो हाँ हो जाएगा, ना बोलेगा तो ना, मतलब वाइसराय के ऊपर सब कुछ है रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से हैं? ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर जनरल को एडवाइस लेनी पड़ेगी इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाँ करेंगे तभी जाकर गवर्नर जनरल उसको कर सकता है, इसका डिस्क्रिप्शन पे नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर पूरा का पूरा इनसे डिस्कस करके इनको कॉन्फिडेंस में लेकर लेजिस्लेचर को, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के अंदर जो है, राइट, उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करना पड़ेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेजिस्लेचर को, जो लेजिस्लेचर है लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो मतलब कुछ ऐसे चीज है कि ये जो होगा, राइट, रिजर्व सब्जेक्ट दैट इज डायरेक्टली इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको इसमें किसी की जरूरत नहीं। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और फिर जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तो लेजिस्लेचर से भी पास करवाना पड़ेगा उसको, लेजिस्लेचर से वोटिंग होगी इसके अंदर। ऐसे ही सब्जेक्ट और उसके बाद भी अल्टीमेटली पावर जो होगा, अगर अपन देखेंगे तो देखो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो तो अपन रिजर्व सब्जेक्ट अपन समझ गए, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट वाज बी डन बाय द गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हैड टू बी कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, हाउएवर द गवर्नर जनरल कुड एक्ट ऑन द कॉन्ट्री ऑफ द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ एनी ऑफ द स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इन्वॉल्व, है ना। अगर कोई स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें गवर्नर जनरल का अगेन डिस्कशन विल बी देयर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है इसमें पूरा वोटिंग और ये सब चीजें हो रही, और ये अगर सब्जेक्ट देखोगे तो ये सब्जेक्ट होंगे वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले सब्जेक्ट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंदर आ रही है। और रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डायरेक्टली से है, ठीक है, वो हाँ बोलेगा तो हाँ, ना बोलेगा तो ना, वो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर पावर है। आप यहां पर देखो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, पैसा, ये सारी जो पावरफुल है दैट इज रिजर्व सब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्टली डन बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जबकि इनके अंदर वोटिंग होनी चाहिए भाई, ये इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले सब्जेक्ट है जिसमें लोगों की सेवा है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक वर्क्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ये फिर पार्लियामेंट से पास है। मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर नहीं है कुछ भी, ये वाली पावर है जिसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो मेन पावर है वो लेजिस्लेचर के, बिना लेजिस्लेचर के ही वो पास हो जाएगा, वो मेन पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर है। मतलब जो मेन मेन सब्जेक्ट थे, जो बिना जिम्मेदारी वाले पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो थे, वो तो किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हाँ के ऊपर है। और जो सब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक वर्क्स हो गया, मेडिकल पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें काम करना है ना, काम करने वाले सब्जेक्ट, वो लेजिस्लेचर की उसके अंदर से हो जाएगा। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या आती है, ये सब्जेक्ट दिए तो सही, बस में दिक्कत क्या आती है। मान लो लेजिस्लेचर कहता है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर में हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये काम करेंगे, हेल्थ में हम ये काम करेंगे, इसमें हम ये काम करेंगे, बोल दिया इसने, बोले ठीक है चलो ये काम करेंगे। अब इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इन्होंने कहा ये काम भी करेंगे तो ये कहेगा भाई पैसा तो मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरी डिस्क्रिप्शन पे, पैसा तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, तो काम नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें जो हैं, ये पावर नहीं है, ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर दे रहे हैं। भाई मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स करने हैं तो पैसा भी चाहिए ना, पैसा तो इसके पास है, पैसा मेरे पास है ही नहीं। हेल्थ मेरे पास है, हेल्थ का वर्क मेरे पास है, पर पैसा किसके पास है? रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर है। लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है, राइट,
पर उसको क्या करना है, उसको रिजर्व सब्जेक्ट से ही चल, तो रिजर्व सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये गवर्नर जनरल इसमें हाँ बोलेगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर को पावरलेस बनाने के लिए इस तरह की डायरकी लाई जाती है, जैसे कि वोटिंग, वोटिंग का छोड़ो भाई, डायरेक्टली गवर्नर जनरल की ही बात कही जाए। आई होप दिस इज क्लियर। रिजर्व सब्जेक्ट, तो दिस इज नोन एज डायरकी, डायरकी सेंटर के अंदर इस तरह से इंट्रोड्यूस कराई गई। ठीक है, पहले ये 1919 के एक्ट के अंदर डायरकी वाज देयर एट द प्रोविंस, पर यहां पर डायरकी जो है वो क्या है, एक तरह से, राइट। पर इसका डायरकी का भी वही हाल हुआ जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर हो, ये भी कभी आई नहीं, बिकॉज का भी काफी विरोध करा गया, तो ये आई नहीं कि ऐसे तो लेजिस्लेचर की सारी पावर ही तुम छीन लोगे। ठीक है, तो डायरकी वाज नेवर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इसके अंदर तो है, ये एक्ट में तो था प्रोविजन, पर ये हुई नहीं, तो डायरकी का भी वही हाल हुआ जो क्या, हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इनटू द ऑपरेशन एट ऑल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट था ये अगर आप देखें 1935 एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, मतलब इंडियंस के लिए क्या था, वो ये चीज थी, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये इंपॉर्टेंट था बड़ा। प्रोविंशियल माने प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, 11 ब्रिटिश प्रोविंस की बात हो रही है। उसके अंदर गवर्नर था, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर की काउंसिल हुआ करती थी, वो उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन। हमारे लोगों ने ऐसे बोला कि नहीं नहीं साहब, यहां पर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, यहां पर ये जो लोग हैं प्रोविंसेस के अंदर जो लोग रहते हैं, ये लोग इलेक्ट करें, इलेक्ट करेंगे, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके, वो ही क्या करें, वो ही रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सब चीजें बनाए। ऐसे गवर्नर उसकी काउंसिल से काम नहीं चलेगा। ऐसी बहुत बड़ी सारी डिमांड थी, बहुत पहले की डिमांड थी भारतीयों की, कि प्रोविंसेस के अंदर जो लोग रहते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव ही प्रोविंसेस के अंदर गवर्नेंस प्रोवाइड करें, मतलब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलने का मतलब क्या है, वहां के लोग ही उसके लोगों को इलेक्ट करें, मतलब देयर शुड बी इलेक्शन सिस्टम। ओ माय गॉड, इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वही गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे प्रोविंसेस के अंदर। और ये बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज था, ये बहुत बड़ी डिमांड थी। यहां पे फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जीतेंगे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, समझ में आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वो रूल करेंगे इस तरह से। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर आप देखेंगे, दैट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द एक्ट फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद द अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंसेस, जो 1919 में भी डायरकी थी पर वो प्रोविंसेस के अंदर थी, तो वो हटा दी गई थी, है ना, ये 1919 के एक्ट के अंदर पढ़ लेंगे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंस्ट्रक्टेड टू द रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हु वर कंट्रोल्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। भाई साहब, एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला था, ये इसके लिए अप्रूव कर दिया था। आई होप दिस इज क्लियर। तो 1935 के एक्ट के अंदर फिर 1937 में इसके इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में जीतेगी कांग्रेस, और इलेक्शन में मुस्लिम लीग भी लड़ रही थी, और मुस्लिम लीग हारेगी, मुस्लिम लीग को मिलेगा 0 अंडा, और कांग्रेस मेजोरिटी जो है सीट्स कांग्रेस के पास चली जाएंगी, और यहां से मुस्लिम लीग को लग जाएगा कि भैया हमारा तो भारत के अंदर अस्तित्व ही नहीं है, देखो 0 सीट आई है। और मुस्लिम लीग अभी तक बड़ी सेकुलर थी, 1937 तक बड़ी सेकुलर थी, मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ेंगे, पर यहां पे ये सोचेंगे अब हमको रिलीजन का कार्ड खेलना पड़ेगा, और रिलीजन का कार्ड खेलते खेलते ये क्या कहेंगे कि मुस्लिम्स जो है उनका कोई सही नहीं है भारत के अंदर, ऐसे कहने लग जाएंगे, क्योंकि इनका 0 सीट मिली थी भाई। इन्होंने सोचा भाई अगर मान लो देश आजाद भी हो जाता है तो मुस्लिम लीग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सब कुछ कांग्रेस ही ले जाएगा। इनके पेट में होगी चिड़, और ये सोचेंगे कि भैया अब हमको क्या करना चाहिए, हमें लोगों को मोबिलाइज करना है, और मोबिलाइज करने का आज भी वही तरीका है जो पहले था, रिलीजन का कार्ड यूज करो, हिंदू मुस्लिम कराओ। और मुस्लिम मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया देखो हमारा जो भारत के अंदर तो हिंदू ही हिंदू है,
और हमारा मुस्लिम जो होगा, अगर भारत को आजादी मिल जाएगी तो मुस्लिम जो होंगे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कहेंगे कि भैया हमको तो अलग ही देश दे दो। मुस्लिम लीग को जब यहाँ पर दिखे ना जुलूस, और लोग क्या होंगे मुस्लिम लीग के पीछे, पहले मुस्लिम लीग का कोई अस्तित्व नहीं था, पर एक दो साल के अंदर जब वे पाकिस्तान पाकिस्तान का राग अल्पाने लग जाएंगे और कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, सारा रिप्रेजेंटेशन अगर हिंदू ही ले जाएगा, कांग्रेस को एक हिंदू बॉडी बना देंगे वो, तो फिर हमारा कोई सही नहीं होगा भारत के अंदर, और यही करते 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 पाकिस्तान बना देंगे आगे चलकर। खैर 1937 के अंदर मुस्लिम लीग को अपनी एक असलियत यहां पर पता चल गई थी। पर ये सब हम पढ़ेंगे, पर कब पढ़ेंगे सर? जब पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट? तो यहां तक समझ में आ रहा है। और 1937 के बाद मुस्लिम लीग अलग ही डायमेंशन में चल जाएगी। अच्छा, यहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी, बहुत सारी जगह कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। कहां कहां बनाएगी ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, बाकी जगह कौन बनाएगा ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। पर आपको यहाँ पे देखना है 1937 के अंदर इलेक्शन हो गए साहब, कौन कौन सी पार्टी ने पार्टिसिपेट करा ये भी अपन को मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। और इलेक्शन होकर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पर बनेगा, और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनेंगी, जवाहरलाल नेहरू चीफ मिनिस्टर होंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी इलेक्ट होकर ही बनाए, लोगों ने वोट दिए हैं, राइट? अब लोग यहाँ पर बच्चों वोट तो दे रहे थे, पर ऐसे मत सोचना कि सभी, जैसे मान लो भारत के अंदर ऐसा है कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, उस वक्त अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। उस वक्त जो फ्रेंचाइजी जो थी 18+ सब वोट करेंगे ऐसा नहीं था। उस वक्त फ्रेंचाइजी थी, सिर्फ 10% लोग वोट कर पाए थे, सिर्फ 10% लोगों ने वोट करा था, वो एलिजिबल थे वोट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हर कोई मुंह उठाकर 18 साल से ऊपर हो भैया वोट करने के लिए, अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी उस वक्त। उस वक्त फ्रेंचाइजी बस बेस्ड ऑन कि भाई तेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, ज्यादा प्रॉपर्टी वाले, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी, एक लिमिट से ज्यादा की प्रॉपर्टी होगी, तभी तुम जाकर वोट कर पाओगे। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं कर सकता, चाहे वो 18 साल का हो चाहे 50 साल का हो। टैक्स कितना देता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका वोटिंग होगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा टैक्स देते हैं तो ही वोटिंग कर सकते हैं। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया थी तुम्हारे लिए, मतलब वोटर्स के लिए, जेंडर, मेल ही वोट कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 10% लोग हैं वही वोट कर पा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने वोट करा, और वोट करने से प्रोविंशियल लेगिस प्रोविंशियल प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट आई, दैट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पर आती। और 1939 के अंदर ये होगा, 1937 के अंदर गवर्नमेंट बनाएगी कांग्रेस बहुत सारी जगह, और 1939 के अंदर कांग्रेस जो होगी रिजाइन कर देगी, रिजाइंड, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो होंगे वर्ल्ड वार सेकेंड में कांग्रेस के लीडर से पूछे बिना, भारत के लीडर से पूछे बिना भारत को वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर कर दिया था, राइट? उन्होंने कह दिया था कि ब्रिटिश इंडिया इज द आल्सो द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड। और ये सब चीजें क्या थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो आप यहां पर समझो बस, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, दिस केम इनटू 1937 में आई, 1939 के अंदर निकल ली, राइट? और फ्रेंचाइजी कैसी थी मैंने आपको बता दिया, फ्रेंचाइजी के पॉइंट भी इसमें लिख रखे हैं, आप यहाँ पर पढ़ लेना। प्रॉपर्टी बेस पे था, टैक्स, एजुकेशन और जेंडर, हाँ इन 4 बेसिस के ऊपर ही फ्रेंचाइजी, राइट? अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट ओनली। खैर ये समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट जो है दैट इज सेपरेशन ऑफ बर्मा एंड द एडन। बर्मा तो आपने सुना होगा, कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज एडन? पहले ये दोनों ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, अब उन्होंने इनको बर्मा और एडन को अलग अलग कर दिया। बर्मा तो म्यांमार है, एडन आज प्रेजेंटली एडन कौन है, कोई बताएगा? अब देखो तुमने बर्मा बर्मा पढ़ा है क्योंकि किताबों में सिर्फ बर्मा दे रखा है, और एडन को भी इन्होंने एक तरह से, पहले ये दोनों ही ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, पहले म्यांमार जो था वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था ना, फिर 1935 के एक्ट से उसको एक तरह से अलग कॉलोनी बना दिया, और एडन भी ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि किताबों में नहीं दिया इसलिए तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, और यूपीएससी को पता है कि किताबों में नहीं दिया, है ना? यस, यमन,
बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था ये यमन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है, राइट। हाँ, गल्फ ऑफ एडन से, उसका पहला नाम एडन था, राइट। तो बर्मा इन 1930 ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज, अच्छा बर्मा को क्यों अलग कर दिया भारत से? ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था बर्मा, है ना, याद करो। वो जो अपने थे ना बहादुर शाह जफर, उनको रंगून में डाला था उन्होंने पकड़कर, 1857 का रिवोल्ट जब हो रहा था। एक गाना है, मेरे पिया गए रंगून, राइट, वहां से किया है टेलीफोन, राइट। तो बहादुर शाह जफर को रंगून में भेजा था, उसकी बेसिस के ऊपर ही वो गाना बनाया गया था, है ना, कैद करके इनको कि भाई तेरे को ज्यादा जवानी आ रही है, बुढ़ापे में 70 साल का हो गया, फिर भी तू रिवोल्ट करेगा, 1857 का लीड कर रहा है तू, इसको उठा के फेंको पहले रंगून। तो म्यांमार वॉज द पार्ट और बर्मा वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वंस अपॉन ए टाइम, पर 1935 के एक्ट के अंदर म्यांमार, बर्मा के लोगों ने ये बोला, देखो बर्मा के लोगों ने ये बोला, भाई साहब ये लोग अलग है, इंडिया वाले हम अलग है, दिख नहीं रही शक्ल, नहीं दिख रही तुम्हें, कम से कम हमको एक नई कॉलोनी तो दे दो, कॉलोनी में रखो, पर इससे तो अलग करो इंडिया से, तो हमको भी ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट तुमने बना के रखा है, हमारा देखो शक्लें देख लो तुम, अलग अलग है शक्ल। प्लस ब्रिटिशर्स को फर्क नहीं पड़ा, पर ब्रिटिशर्स 1935 तक आते आते बहुत लंबी डिमांड चल रही थी बर्मा की कि हमको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं, हमको अलग से कॉलोनी बना लो ना भाई, तो ब्रिटिशर्स की एक अलग कॉलोनी बना। पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई तुम्हारी बात थोड़ी ना सुनेंगे, तो लास्ट के अंदर जाके ब्रिटिशर्स को लगा भाई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसको अलग ही बनाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के लिए कानून अलग, यहाँ के लोगों के लिए कानून अलग, ऐसे तो नहीं बना सकते, तो उसको अलग ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो by 1930 British India administration realized Burma had different political, social and economic condition from India. Indian legislative provincial autonomy arrangement were not suitable for the Burma. ठीक है, उनको रियलाइज हुआ, और टू सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेशन और टू एड्रेस द, फिर उन्होंने कि बर्मा की नेशनलिस्ट डिमांड भी फुलफिल हो गई इससे, पर सबसे मेन रीजन यही था, बर्मा की डिमांड तो बहुत पहले से आ रही थी, म्यांमार की डिमांड, बर्मा के लोगों की डिमांड। तो अब बर्मा एक तरह से डायरेक्टली ब्रिटेन के अंडर में आ गया, पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर में था। ठीक है, तो बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया ऑन द 1 अप्रैल 1937, ये नाम ये डेट याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। दैट वाज मेड द सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनी, अगर मान लो बर्मा नहीं हुआ होता तो हो सकता था आज वो भारत का पार्ट होता, ब्रिटिश इंडिया छोड़कर जाता तो भारत का पार्ट होता। एडन क्या है? एडन इज प्रेजेंट डे यमन एंड बीन द पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नहीं है यूपीएससी, ये किताबों में नहीं है भैया, इनके ऊपर बहुत कंसंट्रेट कर लेना तुम, ये कोर्स इसीलिए है तुम्हारा, एक तो दिमाग वापस से चला दें, जो बंद हो चुका है ना दिमाग, उसको चला दें, उसकी चाबी भर दें, और दूसरा इसलिए है कि जो चीजें तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है वो चीजें इसके अंदर, क्योंकि तुमने कभी पढ़ी नहीं है, और क्योंकि यूपीएससी को पता है कि तुमने नहीं पढ़ी है, तो वो चीजें तुम्हें बता दें। ठीक है, एक बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप देखो राज्यसभा लोक और हम देखते हैं लोकसभा होती है ना, वैसे बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, सेंटर में भी आया और प्रोविंसेस में भी आया, पर सभी प्रोविंसेस में नहीं आया, कुछ ही प्रोविंसेस के अंदर आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाइकैमरलिज्म मींस लेजिस्लेचर विद टू हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस act bicameralism in certain provinces at the फेडरल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे, तो प्रोविंशियल लेवल के अंदर इन्हीं प्रोविंसेस के अंदर आया, राइट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस, अपर हाउस, वही वाले कॉन्सेप्ट, राइट। तो ऑल इंडिया लेवल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेशन बनाना था, पर ऑल इंडिया फेडरेशन ही कभी नहीं आया, राइट। ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा उसमें बाइकैमरल लेजिस्लेशन बनेगा, राइट, ऐसा था, पर ये नहीं आया बेचारा। तो प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर केम इनटू द एग्जिस्टेंस, वाज आल्सो हैव द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। खैर, डिवीजन ऑफ पावर अपन ने पढ़ लिया, एक फेडरल कोर्ट भी बनाया जिसके अंदर यूनियन और प्रोविंसेस के डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे, ये फेडरल कोर्ट आगे जाके सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा, राइट। ऑल्सो रिजॉल्व द डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो भी सारे काम कर रहा है, डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द प्रोविंसेस। ऑल्सो रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द प्रोविंसेस, है ना, ये ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। तो काउंसिल ऑफ इंडिया, इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858 के अंदर जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो भी अबॉलिश हो गई थी 1935 से।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइडेड विद ए टीम ऑफ एडवाइजर। अब एडवाइजर इनको दे दिया था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को थोड़ा सा ज्यादा एक तरह से उसका सेवन लग गया। पहले काउंसिल ऑफ जो थी, काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसकी उससे बातचीत करके करना पड़ता था, अब सिर्फ एक एडवाइजर दे दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब चीजें इसके अंदर इस तरह से बनी। वो सब चीजें बंद हो गई थी, राइट, वो सब चीजें बंद हो गई 1858 के एक्ट के अंदर, सब समाप्त हो गया वो। समझ में आ रहा है? ये नहीं सही से, क्योंकि वो तो किसके बीच में था, वो एक तरह से ब्रिटिश, वो जो सुप्रीम कोर्ट अपन ने बनाया था ना, वो क्या था एक तरह से, वो एक ये था कि जो ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिशर्स है, ओ सॉरी, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, उनको एक तरह से कंट्रोल में रखने के लिए, है ना, उनका इलाज करने के लिए, अपन ने कहा था ना, उसके चीफ जस्टिस का नाम याद कर दो, उनका इलाज, अब वो ही नहीं रहे तो इलाज किसका करेंगे? ठीक है, चलो, तो अब ये क्वेश्चन करो सॉल्व। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? चलो करो। अब इस तरह से तुमको जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं जिससे तुमको रिवाइज हो जाए, और उस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं जो कि तुम्हारा छूटा हुआ पोर्शन है, और उसके थ्रू फिर मैं आपको फिर क्वेश्चन करवा लूँ। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। सॉरी मांगने से कुछ नहीं होगा भैया, सुन लो, जो बच्चे पहले गलत करे थे ना वही अभी गलत करे हैं, तुषार, नितेश, समझ रहे हैं? भाई इनकरेक्ट देख लो, वापस बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों की क्या है, कई बच्चे तो के माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल गया, तुम लोगों को थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। नितेश, तुषार, अपने दिमाग से बोलना पड़ेगा कि भाई देख, एक बार गलती होगी वापस मत कर, क्लास में सबके सामने नाम लिया जाता है हमारा। वो सब इसीलिए कर रहे हैं तुम यार, जिससे दिमाग को थोड़ा सा, है ना, जिन्होंने सही कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पूरा वो पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दिक्कत ये आ रहा है, एक प्रॉब्लम तुम लोगों का ये हो गया, समझ रहे हो, दो तीन बच्चे जो भी हैं, नोट कर लो कि भाई हम क्वेश्चन पूरा जल्दबाजी में काम कर जाते हैं, जल्दी नहीं करना है। और ये लास्ट तक याद रखना, इंटरव्यू में भी इसीलिए बाहर होते हो तुम, जल्दबाजी में काम कर दो, जल्दबाजी में आंसर दे दो, राइट। द एक्ट ऑफ 1935 proposed a federation of the British India and the princely state, that is correct। ठीक है, इसको क्यों गलत, हाँ ये करेक्ट है। और द फेडरेशन वाज सक्सेसफुली इनॉग्रेटेड इन द 1937, कहाँ हुआ था? नहीं हुआ था, राइट, तो सेकंड इज नॉट राइट, और नॉट राइट ही पूछा है। भाई तुमने मनोज सी क्यों लगाया, अलग ही लगा दिया तुमने, सी क्यों लगाया कुछ, क्यों? इनकरेक्ट ये तो था ना, ये तो, अरे वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही आ गया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही है, वो अलग नहीं है। प्रोविंसेस और कमिश्नर, चीफ कमिश्नर जो है, राइट, दैट इज देयर इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, राइट। वो रेड वाले में ही था ना, देखो, रेड वाले में ही था ना, रेड हमने आपको दिखाए थे, समझो दिल्ली, अजमेर, वो कहाँ है, रेड में ही तो है। तो रेड वाला जो है उसका अलग से, ये देखो दिल्ली जो था, राइट, ये सब रेड के अंदर ही आ रहे हो। ठीक है, चलो। ये करो 45th क्वेश्चन, ये शायद 47th क्वेश्चन है। कौन सा नंबर चल रहा है एक बार बताना, 47th है कि कौन सा है? नंबरिंग में गलती, जो भी है कर, कोई लिख रहा हो तो बता देना मुझे।
कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों को। इसको सॉल्व करो, 45 करके कर लो, चलो 45 के आगे का आंसर लिख दो। अब देखो कितना मजा आता है ना ये वाली क्लास के अंदर, कितना मजा, पता ही नहीं चलता कि अपन पढ़ रहे हैं क्या, राइट। बस अपन को लॉजिक चल रहा है अपना दिमाग के अंदर, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो रहा है जल्दी जल्दी, और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर तुम 20 क्वेश्चन लेकर बैठोगे ना, 20-40 क्वेश्चन लेकर बैठोगे, उनका एनालिसिस और ये करने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। इसमें अपन ने जो चीजें समझनी थी वो भी पढ़ ली और वैसे भी हो गया, और थक भी नहीं रहे। मैं पता है पूरी रात भर नहीं सोया, राइट, है ना। अब दिन में सेलिब्रेट नहीं कर पाया, रात में करना ही था फिर, तो पूरी रात भर नहीं सोया, पर मेरे को कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कुछ थकान महसूस हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि अगर यही मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तुमको, तो इसलिए इस बैच के अंदर ही प्रैक्टिस बैच चाहिए बच्चों, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। रोज के 40-40 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे 50 करेंगे, फिर धीरे धीरे 60 करेंगे, फिर 100 करने लग जाएंगे। वो हमारा अच्छा पॉइंट है। तो 45th का बी, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। टू ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोविंसेस के अंदर ऑल प्रोविंस लिखा हुआ है, इन सम प्रोविंस होता तो ये भी सही रहता। ये अच्छी बात है कि तुमने ये देख लिया ऑल, राइट। चलो 46 क्वेश्चन करो। ये चीज मैं तुमको बिन पढ़ाए करता तो ये तुमको अभी देखो कितना इजी लग रहा है, नहीं कर पाते तुम सॉल्व। और जो शीट करा करो ना वो शाम को करा करो, है ना। अभी क्या देखो, आप लोगों को कैसे करना है, जैसे क्लास खत्म होती है तो एक बार रिवीजन कर लिया, शीट सॉल्व करा 7 बजे के बाद सॉल्व करा, इससे थोड़ा सा भूलोगे और फिर उसको रिकॉल करने के लिए एक बार और रिवीजन हो जाएगा थोड़ी देर बाद। शाम को 7 बजे के आसपास करा करो, मैं डाल दूंगा अभी 10 मतलब आधे एक घंटे में डाल दिया करूंगा। जिसको करना है पहले वो पहले भी कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से करना है। बट मेरा ये है कि बस थोड़ा सा लेट करो, जिससे कि टाइम मिल जाए उसको भूलने का, फिर तुमको वापस गलती करो उसमें, फिर सुधारो। फिर वीकली टेस्ट तो होना ही है अपना, तो वीकली टेस्ट में वो पूरा का पूरा आ जाएगा जो भी आपने एक वीक के अंदर पढ़ा है। वैसे अभी 3 दिन हुए हैं, इस बार सैटरडे संडे का ऑफ रख लें क्या? सैटरडे का तो ऑफ रख ही लेते हैं, क्योंकि सैटरडे को मेरे को कुछ काम है ना। संडे को क्लास ले लेंगे, एक काम ऐसा कर लेते हैं, राइट। संडे को क्लास ले लेंगे, अगली बार से सैटरडे संडे दोनों का ऑफ रखेंगे, जिससे कि तुम प्रिपेयर करो और फिर संडे को टेस्ट हो जाएगा शाम को, वीकली टेस्ट, वो बेस्ट रहेगा, है ना। आराम से पढ़ लो, बार बार में पढ़ना, रिवीजन करना। उस छुट्टी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी छुट्टी है, छुट्टी का मतलब ये है कि रिवाइज आपको करना। तो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ठीक है। तो सी आंसर सबने सही करा है, राइट। एक्ट डिवाइडेड स्टेट इन द, ये दैट इज करेक्ट। रेसिडुअरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर जनरल, द सिस्टम लेटर इंस्पायर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 7 के लिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 47th, तो देखो 47th का दिक्कत क्या आ गया इसमें, इतना अलग अलग आंसर क्यों दे रहा हूँ। ये देखो, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या हो गया, 1935 के अंदर ही तो हुआ है। हाँ हुआ 1937 में, पर सेपरेट तो ये प्रोविजन तो था इसका,
अंडर किसमें, अंडर तो यही है ना, चाहे कभी भी हुआ हो, चाहे आज हुआ हो, पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा ना। तो ईयर का मतलब ये थोड़ी ना है बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, अंडर तो यही हुआ है ना। अगर ऐसा होता इन ईयर 1935 देन इट विल बी रॉन्ग, समझ में आ रहा है। पर कभी भी हो, चाहे आज भी हुआ होता, पर एक्ट तो वही था ना 1935 का एक्ट, अंडर द एक्ट ऑफ, समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी ईयर समझ के करा है, ठीक है। बर्मा वॉज नॉट विलिंग, ये तो गलत है, ये अगर होता तो बहुत पहले हो जाता, है ना। अच्छा, ये वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन द प्रपोज इंडियन फेडरेशन, दैट इज राइट, पर दैट इज नॉट द रीजन, है ना, ये राइट है कि वो नहीं करना चाह रहा था। अब ये तो सर आपको आपने बताया नहीं, हर बात बताने की नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब बर्मा कह रहा है कि हमको भारत से अलग रखो, भारत तो फेडरेशन भी ज्वाइन करने के लिए मना करेगा ना, समझ में आ रहा है, इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा ना। प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया तो बर्मा भी मना करेगा ना, क्यों मैं फेडरेशन में, मेरे को तो अलग बनाओ। जब स्टार्टिंग से इसकी डिमांड, ये तो पता था इनकी डिमांड थी, ये नेशनलिस्ट डिमांड थी, तो ये नहीं करेगा ज्वाइन, मना करेगा ज्वाइन करने के लिए, ऐसा थोड़ा ना बर्मा बोल देगा हाँ भाई करना है ज्वाइन, समझ में आ रहा है। बट इस रीजन से इन्होंने सेपरेट नहीं करा, ये राइट है, दिस इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, पर इस रीजन से उन्होंने क्या है, उन्होंने सेपरेट। आई होप तलवीन दिस इज क्लियर, और जिन्होंने भी डी आंसर लगाया क्लियर है, ए को फॉल्स जिन्होंने भी करा है, मनिंजा, फरिया, आमिर, मनोज, क्लियर है सबको कि ए क्यों सही है। ठीक है, तो इसलिए देखो अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, यही क्लास इसीलिए जिससे कि ध्यान से पढ़ना सीखो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये पढ़ तो रहे हो तुम, ये चीज पता भी होगा बर्मा वाला तुमको, बट अगर यहां पे मैं लिख दूं इन 1935 देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहां पे अगर आ जाता ना इन 1935 तो ये गलत हो जाता। चलो 48 क्वेश्चन करो। ठीक है, अब समझ में आ गए ये वाले क्वेश्चन तुमको, है ना, कैसे करना है। तो 48 का करेक्ट आंसर ए होगा, सबको समझ में आ गया, आई थिंक सबने ए आंसर लिखा है, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। 49 कर लो, ये वाले स्टेटमेंट से अब डरना नहीं है भाई। अभी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे वीकली टेस्ट में डालूंगा जो कि तुमने कभी देखे नहीं होंगे कि ऐसा, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जो पहले पहली बार आएगा। अभी इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा क्योंकि तुम्हारे मान लो यूपीएससी कोई पहली बार ऐसा दे दे कुछ क्वेश्चन अलग सा, तो उसको कैसे हैंडल करना। ये बैच मतलब ऐसा बैच बनाया है ना ये वाला मैंने, इसमें प्रीलिम्स तो तुम्हारा रुकेगा नहीं अगर तुम डेली का क्लासेस लोगे और ऐसा कर लो। और जिन बच्चों के पास फिलोसॉफी ऑप्शन है उनका मैं मेंस रुकने नहीं दूंगा, समझ में आ रहा है। जिन भी बच्चों, तो अगर फिलोसफी ऑप्शन वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है, अगर तुम प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो मेंस तुम्हारा पक्का क्लियर है, फिर तो तुम
अगर मेंस तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ ना, तो फिर आप कह देना कि सर आप बिल्कुल गलत, आप मेरे से मतलब फीस वापस लेना जो भी आज तक तुमने करा। तुम्हें बस प्रीलिम्स क्लियर करना है और यू विल बिकम एन आईएएस। जो भी फिलोसफी के स्टूडेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप फील आपको आ भी गया होगा, जिस तरह से अपन उसके अंदर भी आंसर राइटिंग और ये सब चीजें कर रहे हैं। तो यू हैव टू डू ओनली दिस, प्रीलिम्स क्लियर करना। और इस बैच में अगर पूरी मेहनत करोगे, पूरी मेहनत, है ना, मैं गारंटी नहीं दे रहा इस बैच के अंदर, बट हाँ मैं ये गारंटी दे रहा हूँ फिलोसफी के स्टूडेंट्स को, दैट इज माई पर्सनल गारंटी, कि अगर तुमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो मैं तुम्हारा मेंस क्लियर करो, तब मेरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े उसका, तुमको बिठा कर यहाँ पे मतलब लाकर बैठना पड़े, तुम्हारे घर जा जाके कुछ भी कर, मेंस में तुम्हारा क्लियर करा दो, फिलोसफी के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे। पर प्रीलिम्स क्लियर करना जरूरी। इस बैच में मैं गारंटी, इस बैच में तो मैं तुमको पूरी तुम्हारे साथ मेहनत कर लूंगा, रात दिन तुम्हारे साथ मेहनत कर लूंगा प्रीलिम्स के लिए। बट फिर वो प्रीलिम्स का ऐसा है कि भाई तुम्हारा वो दिन भी बेटर करता है, उस दिन आपने क्या करा है, दैट ऑल्सो बेटर। तो 49th का करेक्ट आंसर ए, समझ में आ रहा है सबको, राइट। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो इसकी क्या है सारी चीज, और ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन उसके अंदर भी डाल दिए मैंने शीट के अंदर आपकी। शीट भी डेली का सॉल्व करो बच्चों, वैसे सब बच्चे करने लग गए हैं। तो ये रिदम मेंटेन रखना है अपन को लास्ट तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं तुम्हारे क्वेश्चन करते वक्त क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझो, जैसे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो और कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, वहां पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो उस, जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, उस वो वाला फील भी तुमको होना चाहिए। पर इतने डिस्ट्रैक्ट मत हो आंसर ही गलत कर दो। आज मतलब मेरा ऐसा हालत हो रहा है कि अभी मैं आंख बंद करूँ ना आपके सामने, तो मैं आंख बंद करते सो जाऊं, राइट, क्योंकि मैंने कम से कम 4 घंटे तो गाड़ी चलाई है सुबह, और रात भर सोया नहीं मैं। पर फिर भी इस बैच में देखो कितना मतलब वो है कि मेरे को तो बड़ा एनर्जेटिक लग रहा है जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एनर्जी में कहीं कमी नहीं लगी होगी। तो सी विल बी द राइट है, मतलब इस बैच को हम 5 घंटे भी लेके चल जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज के लिए तुम्हारा माइंडसेट प्रिपेयर रखो। चलो 51st क्वेश्चन करो। अच्छा ये 50 का, एक सेकंड, 50 का करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 50 का करेक्ट आंसर क्या है, आप लोगों ने कुछ, मैंने देखा नहीं, एक सेकंड। हाँ 50 का करेक्ट आंसर विल बी सी, राइट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो ये गलत है, स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। फेडरल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, है ना, मैंने आपको जब अभी लिस्ट बढ़ाया था फेडरल लिस्ट के आगे यूनियन लिस्ट इस तरह से लिखा था, वो प्रोविंशियल लिस्ट है दूसरी। तो फेडरल मतलब यूनियन है, तो प्रोविंसेस गेन कंट्रोल इवन ओवर द सब्जेक्ट, नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो 50 का करेक्ट आंसर विल बी सी, 50 का करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों। चलो 51st करो। ठीक है, तो ये अब ऐसे क्वेश्चनों में अब तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, वीकली टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे
चलिए, अब देखो हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं, 1935 का हो गया है, 1937 का इलेक्शन भी हो गया है ना। अब इसमें मजा नहीं है ना, इंडियंस को इसमें मजा नहीं आ रहा। अब एक मूवमेंट चलेगा, मूवमेंट कह रहे हो तो बहुत पहले से चल रहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। बहुत पहले का मूवमेंट चल रहा है, 1928 से बोल रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग स्टार्ट हो कि हमें भारत छोड़ो, भारत छोड़ना ही पड़ेगा अंग्रेज को, राइट। तो 1940 के आसपास क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुका था और ब्रिटिशर्स को चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट, और इंडियंस कह रहे थे कि भैया, इंडियन की लीडर गांधी और ये सब, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राइट, ये सब कह रहे थे कि भैया हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो इनको मनाने के लिए, जब तक हमको आज़ादी की वो नहीं कर देंगे ना, आज़ादी का वादा नहीं कर दोगे, तब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनको मनाने के लिए ना बहुत सारे लोग गए, जैसे अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, राइट, ऐसे बहुत सारे मिशन है। एक आया कैबिनेट मिशन प्लान, पर ये माने नहीं, इन सब में माने, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, इन सब के अंदर क्या है, इन सब के अंदर ये बोल रहे थे कि भाई हम आपको क्या करेंगे, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। ये क्या है, डोमिनेंट स्टेटस नीचे, हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न स्टे के अंदर पढ़ लें। तो ये इनकी बैठ नहीं पा रहा था। फिर एक आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान्स के अंदर बोलते हैं कि भैया अब आप आराम से, हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ, और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, राइट। तो 1946 के अंदर, राइट, वहां पे भी रिजीम का चेंज हो चुका था। अगर आप देखेंगे ब्रिटेन के अंदर भी लेबर पार्टी वॉज देयर, पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी और वहां पर अब लेबर पार्टी आ गई। लेबर पार्टी का सिंपैथी थी इंडियन की तरफ, और लेबर पार्टी कहती थी कि भाई हमें क्या करना है, इंडियंस को जल्दी जल्दी आज़ादी दे। तो इस सोच से कैबिनेट मिशन प्लान आया, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर तीन लोग आएंगे, एल, ए और सी, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के अंदर जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वही क्रिप्स हैं। ये तीन लोग आएंगे भारत के अंदर, और भारत के लीडर से बात करेंगे कि भाई क्या चाहते हो। उस वक्त भारत के अंदर दिक्कत ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा ये आ रही थी कि पावर ट्रांसफर तो हमको करना है, ये तो 1945 के अंदर ही क्लियर हो गया कि पावर ट्रांसफर करना ही करना है। 1942 का अगस्त रिवॉल्यूशन हुआ, फिर रिन म्यूटिनी हुई, और ये सब चीजें, रिन म्यूटिनी बाद में हुई थी। और जो सुभाष चंद्र बोस करके गए, उससे ब्रिटिशर्स बहुत घबरा से गए। 1945 में डिसाइड हो गया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर तो करना है। ये सब है ना, मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ोगे तो। पर वो कैसे करना है, दिक्कत सबसे पहले ये आ रही थी कि एक तो मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स हैं, और एक हिंदू है ना। और कहें कि मुस्लिम और हिंदू तो चलो ठीक है, बात की बात है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनके बीच में कभी बातचीत बनी नहीं पा रही। ये लेकर बैठे हैं कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, मुस्लिम लीग। कांग्रेस कह रही नहीं नहीं, हमको तो यूनाइटेड इंडिया चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर इनको हम पावर दे जाएंगे तो लड़ लड़ के मर जाएंगे, फिर हमारी किरकिरी होगी कि देखो कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कराए, पावर शिफ्ट कैसे कराएगी, देखो मर गए ये सब लीग। तो क्या करें। तो ब्रिटिशर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पर कि यार कैसे इन लोगों के मनाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के अंदर जो अली जिन्ना थे, वो तो बड़े ही अड़ियल स्वभाव के, मतलब गांधी बोलते हैं कि भाई अली जिन्ना को मैं 1 इंच नहीं हिल पाता है वो बोलते हैं भाई मैं तो ये करूंगा तो बस वही करेगा, उसको खुद उसके पैर पड़ जाओ भाई, कुछ भी कर लो, 1 इंच नहीं हिला सकते आप, इतना अड़ियल है ना। फ्रस्ट्रेट होकर महात्मा गांधी ने बोला था। तो दिक्कत ये थी कि पावर का हम क्या करें, पावर शिफ्ट तो कर दें, पावर तो दे दें, ट्रांसफर ऑफ पावर दे दें, पर इनका क्या करेंगे। कांग्रेस मुस्लिम लीग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। कांग्रेस कह रही यूनाइटेड इंडिया, ये कह रहा है कि नहीं हमको तो पाकिस्तान चाहिए, पार्टीशन चाहिए। और पार्टीशन करेंगे तो और बहुत लफड़े हैं, तो ब्रिटिशर्स भी चाहते थे पार्टीशन ना हो। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इसी तरह का कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करें कि पार्टीशन ना हो, मतलब कुछ बीच का रास्ता निकालें जिसे मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाई हो, कांग्रेस भी सेटिस्फाई हो। इसलिए कैबिनेट मिशन प्लान है। बाकी के प्लान हम मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ेंगे, पर कैबिनेट मिशन प्लान इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग इट। ठीक है। तो यहां पर कुछ क्या, किस तरह का रास्ता निकाला, आपने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा।
अब जो पढ़ोगे उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। अभी तक आपने रटा है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रटने और पढ़ने में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊं। तो लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीन बंदे हैं और इन्होंने भारत के लीडरों से बात करी और उन्होंने कहा देखो पार्टीशन तो भैया नहीं करना। इस पे तो क्या है, पार्टीशन ना पॉलिटिकली प्रैक्टिकल है ना साइंटिफिकली प्रैक्टिकल है। भाई कैसे कर दें पार्टिसिपेशन पार्टीशन, है ना, इतने सालों से लोग रह रहे हैं और कोई ऐसा भी नहीं कि बीच में बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है कि बाहर पहाड़ आ गया, पहाड़ के इधर का एरिया तेरा, इधर का मेरा। ज्योग्राफिकल भी पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान ने ये बताया भाई देखो पार्टीशन तो नहीं हो, उसके अलावा कुछ बात करनी तो करें। मुस्लिम लीग बोलेगा यार देखो ऐसा नहीं, तो मुस्लिम लीग से बोलेंगे तो सुन तो सही, कुछ ऐसा बनाएंगे इसके बीच का बनाएंगे, फिर तुम आगे चल कर दो तुमको करना है कर ले। बोले ठीक है, क्या बीच का होगा वो समझो। प्रोविंसेस जो होंगे, प्रोविंसेस की बात हो रही है ना। प्रोविंसेस को बोला गया, ब्रिटिश प्रोविंसेस 11 प्रोविंसेस, उनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड। एक तो हिंदू मेजोरिटी वाली, एक मुस्लिम मेजोरिटी वाली, राइट। मुस्लिम मेजोरिटी वाली जो वेस्टर्न साइड है, वेस्ट साइड भी था और ईस्ट साइड भी था मुस्लिम मेजोरिटी, है ना, जो मुस्लिम मेजोरिटी जो कि वेस्ट साइड है। और एक तीसरा मुस्लिम मेजोरिटी जो कि ईस्ट साइड, क्योंकि ईस्ट वाले जो हैं वो अलग डायमेंशन में सोच रहे हैं, वेस्ट वाले अलग डायमेंशन में सोच रहे हैं, और यही डायमेंशन में सोच सोच के बांग्लादेश और पाकिस्तान का अलग होगा। खैर, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस जो थी, अब याद करो मैंने आपको 11 प्रोविंस बताई थी बच्चों, अब मैं 11 प्रोविंस के अंदर से हिंदू मेजोरिटी वाली प्रोविंस जो थी ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी होगी। यूपी, सीपी, बॉम्बे, मद्रास, राइट, बॉम्बे और मद्रास, और यूपी सीपी हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, और बिहार, उड़ीसा, ये जो होंगे दैट इज हिंदू डोमिनेटिंग, राइट। मुस्लिम वेस्ट जो है, वेस्ट साइड अगर हम देखें तो वेस्ट साइड में है पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, और एक एनडब्ल्यू प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अब्दुल गफार खान पढ़ाएंगे सब तुमको। और ईस्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो बंगाल, मुस्लिम मेजोरिटी, और असम। इन तीनों को अलग अलग तीन कैटेगरी में डिवाइड करा। आप ये समझ गए क्या हुआ है कि भाई पार्टीशन तो नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसा करके जाएंगे जिसके अंदर दोनों का सेटिस्फाई, कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं पार्टीशन के, मिडिल पाथ, कि एक कैटेगरी हिंदू कैटेगरी बना दी जिसमें आप देखेंगे बिहार आ गया, है ना, बॉम्बे आ गया, मद्रास आ गया, उड़ीसा आ गया, यूपी आ गया और सीपी आ गया, 6 जने आ गए। मुस्लिम मेजोरिटी जो कि वेस्ट की साइड और ईस्ट की साइड, ईस्ट की साइड वाला बंगाल और असम आ गया, और वेस्ट की साइड वाला पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यू आ गया, प्लस बलूचिस्तान। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन तीनों से बोला भाई तू भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, तू भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, और तू भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन। बोला यार ये क्या बोल दिया, तीनों अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तुमको क्या क्या लॉ करने हैं अपने देश में, क्या कैसे कैसे, अपने मतलब देश नहीं बोला, अपनी जगह जो कैटेगरी में जो जो रखना है वो रख लो। रख लिए, बोले सर रख लिए। अब तीनों आ जाओ यहां पर, आ जाओ 1 2 3, और तीनों मिलकर एक कॉमन वाला बनाओ। कॉमन वाला भी चलेगा और तुम्हारा ये भी चलेगा, कॉमन लॉ भी बना दो। और कॉमन के अंदर तुम तीनों का, कॉमन के अंदर मतलब क्या है, डिफेंस कॉमन रहेगा, डिफेंस में तीनों में एक ही तरह का लॉ लगेगा, फॉरेन अफेयर्स कॉमन रहेगा, कम्युनिकेशन कॉमन रहेगा, करेंसी कॉमन रहेगी। ये तो कॉमन वाला पार्ट हो गया, और ये अपना अपना लॉ बना। समझ में आ रहा है। तो कैटेगराइजेशन मतलब समझ में आ रहा है, तीन कैटेगरी कैसे कैसे बनी है समझ में आ रहा है, और तीनों का कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो भैया। पर एक बार बैठकर इन चार चीजों के ऊपर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी, इन पे कॉमन लॉ बना लो। अब बताओ, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज लेट मी नो।
एक बार अटेंडेंस। आमिर, अंजलि, अंजलि शर्मा, फरीहा, केतन, मनिंजा, मनोज, नितेश, श्रुति, तलवीन, तुषार, वैशाली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो तुमको क्या करना है, पहले तो अलग अलग बना लो, बाकी ये चार चीजों पे भाई मिलकर कानून बना लो, जिससे एक भी रहोगे और अनेक भी रहोगे, ऐसा इसके अंदर बोला, पहला पॉइंट। अब यहां पर मुस्लिम लीग को लगेगा ठीक है यार बढ़िया है, पर कांग्रेस कहेगी नहीं नहीं यार ये तो गलत हो गया। तो कांग्रेस ने बोला कि देखो सुनो, ये जो है ना ये ऑप्शनल है, कि बनाओ तो बनाओ नहीं तो मत बनाओ, जिसको बनाना है वो बनाओ नहीं तो मत बनाओ। मुस्लिम लीग बोलता है नहीं 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 ये कंपलसरी है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि कल को कहे बंगाल मैं तो नहीं बना रहा भाई। ये जो कैटेगरी ए बी सी जो बनाई है, इसमें जरूरी नहीं कि ये लोग ये जिसमें जाना चाहे जिसमें जाना चाहते हैं, बंगाल वाला इधर भी आ सकता है। मुस्लिम लीग बोला नहीं नहीं साहब जो बोल दिया वो ही सत्य है, कैटेगरी मतलब दैट इज कंपलसरी। कांग्रेस बोलता है ऑप्शनल है, दोनों लड़ मरे, ऑप्शनल है, ये बोल रहा है कि नहीं ये इस तरह से लड़ मरे। तो दोनों चलो ब्रिटिशर्स के पास चल जाते हैं, उनसे पूछ लेंगे भाई ऑप्शनल है कि क्या है कैबिनेट मिशन प्लान वालों, हमको बता दो। ये कुछ बोले नहीं, बोले लड़ो पहले तुम, लड़ो लड़ो, लड़ते 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 रहो। ये बोले नहीं 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 ऑप्शनल है ये, मारो काटो, मजा आता है हमको लड़ाई देखने में। लिटरली ऐसा हुआ, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उठकर चले गए मीटिंग में से चुपचाप। फिर लास्ट के दिन दिसंबर 1946 के अंदर बोले अरे रे ये तो कंपलसरी है, करना ही है ऐसा, लड़ाई भी तो देखनी है, लड़ाई में भी तो मजा आता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कुछ हुआ। तो यहां पर देखो देयरफॉर दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन एंड प्रेजेंटेड ए सॉल्यूशन विद इन यूनाइटेड इंडिया, और यूनाइटेड इंडिया के अंदर विद इन सॉल्यूशन प्रोविंसेस 11 शुड बी ग्रुप्ड इन द थ्री कैटेगरीज। मैंने आपको बताया ग्रुप ए would consist of the Hindu majority, group B would consist of the Muslim majority provinces of the West India, और group C would consist Muslim majority of East India, right? ग्रुप ए के अंदर ये लोग आएंगे, ग्रुप बी के अंदर ये लोग आएंगे, और ग्रुप सी के अंदर ये लोग आएंगे। Each group would sit separately and frame laws related to the provinces of their group, and all three groups had to make a common law for the India, right? और कॉमन लॉ जो होगा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, इनके ऊपर कॉमन लॉ बनेगा। द रेस्ट ऑफ द पावर वुड बी वेस्टेड विद द प्रोविंसेस। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये ग्रुपिंग का अपन ने डायमेंशन। दूसरा इन्होंने बोला कि एक इंटरीम गवर्नमेंट बना लो, जिसके अंदर सारी पावर होगी, सब पावर तुम्हारे पास ही होगी, डोंट वरी। बस गवर्नर जनरल की पोस्ट, गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1950 तक चली है, वाइस राय तो 1947 तक चला है, गवर्नर जनरल की पोस्ट 1950 तक चली। ठीक है, पोस्ट की बात बोल रहे हैं, पोस्ट। तो यहां पर देखो इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म टू विच ऑल द पावर एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वुड बी गिवन टू द इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ एक मिनट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्सेप्ट कहां से है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन होंगे। समझ में आ रहा है? पहले बोलते थे सिर्फ और सिर्फ, पहले के ऑफर्स के अंदर था सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगस्त ऑफर में बोला था, फिर किस मिशन में बोला ब्रिटिशर्स भी होंगे और कुछ इंडियंस भी होंगे। अब लिख रखा है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होंगे। खैर ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। प्रिंसली स्टेट्स फॉर फ्री टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट और टू रिमेन विद द ब्रिटिश क्राउन। प्रिंसली स्टेट को है कि तुमको जाना इंटरिम गवर्नमेंट में तो जाओ, अदरवाइज हमारे साथ रहो। ठीक है। Congress and Muslim League rejected the plan, but after a few days, Muslim League accepted the plan, and then Congress also accepted the plan. But both interpreted grouping differently in the absence of clarity. क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रुपिंग डिफरेंट हो गया। दूसरा, लीडर ऑफ इंटरीम गवर्नमेंट, जो इंटरीम गवर्नमेंट बनेगी उसका लीडर कौन होगा, हु विल बी द लीडर, राइट? तो लीडर कौन होगा कि भाई मुस्लिम लीग से आएगा लीडर की कांग्रेस से आएगा, इसके ऊपर इनकी बहस हो गई, राइट? तो कांग्रेस क्लेम दैट द ग्रुपिंग वाज ऑप्शन, मुस्लिम लीग क्लेम दैट द ग्रुपिंग वाज कंपलसरी, गवर्नमेंट रिमेन साइलेंट
and Congress and League continue to claim that their stands were right and government continued playing politics by remaining silent. ठीक है. Finally, in December 1946, government clarified that grouping was compulsory. This is what? This is the कैबिनेट मिशन प्लान. अब कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ जाएंगे. राइट, चलो. फटाफट करो. सबने गलत करा इसका आंसर. सबसे पहले देखो इनकरेक्ट किस किस को नहीं लिखा. अमित 3 आंसर लिख के आओगे क्या? 3 बार लिख दिया तुम, कभी ए लिख लो, कभी बी, कभी डी. इनकरेक्ट किस किसने नहीं लिखा? जस्ट टेल मी. इस बार दिख गया क्या तुषार? क्योंकि तुमने आंसर गलत करा है ना, करा ही गलत, तुमको समझ में नहीं आया तो मैं अब बता नहीं सकता किस किसने नहीं देखा. किस किसने नहीं देखा इनकरेक्ट? सबने देख लिया. चलो, फिर भी गलत करा है. राइट. मिशन प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर ए सेपरेट पाकिस्तान. दैट इज व्हाट? दैट इज करेक्ट. ये करेक्ट है. इनकरेक्ट पूछे. इट प्रपोज्ड ए फेडरल यूनियन विद अ वीक सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस. समझ मारा? वीक सेंटर का है, सेंटर वीक थोड़ी ना है. सेंटर वीक ही तो है. सॉरी, सेंटर वीक है कि और कितना वीक होगा बेचारा? 4 ही चीजें आ रही हैं इसके पास. प्रोविंस स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज व्हाट? विद ए वीक सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस, दैट इज आल्सो राइट. और कितना वीक करोगे सेंटर को? सेंटर ये होता है जो कि अपना है सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसके पास इमरजेंसी पावर्स भी हो, जिसके पास स्टेट लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट के ऊपर से सारे और फेडरल लिस्ट के, यूनियन लिस्ट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो. ये है हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर. ये तो बेचारा किसी तरह से सेंटर बनाने की कोशिश करी गई है कि पहले तुम 3-3 अलग अलग मिलकर कर लो. ये क्या है? प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की तो बात हो रही है. इज दिस क्लियर? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. इनकरेक्ट, डी विल बी द राइट आंसर. समझ में आ रहा है कि बच्चों जो पढ़ा है ना वो तो पढ़ ही लिया है, पर क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके ऊपर पढ़े हुए पे भी तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा. इसमें देखो अब लॉजिक लगा सकते थे तो, कि ग्रुपिंग ऐसी हुई है जिसमें वीक सेंटर है और स्ट्रॉन्ग प्रोविंस है. ठीक है ना? तो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको ऐसे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जिसमें तुम्हारी ये वाली एप्टीट्यूड डेवलप हो कि पढ़ा तो हुआ है पर पढ़ा हुआ भी घुमा के पूछा गया है. ये अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है. राइट. चलो 54th करो. सॉरी 53rd होगा ना. सॉरी.
अभी देखो, कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय वायसराय, ठीक है, दैट इज, ठीक है, ये करेक्ट है। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड प्रपोजल आउटराइट, दैट इज रॉन्ग। ये वर्ड ने खेल खेल लिया तुम्हारी भावनाओं के साथ। आउटराइट तो करा था अगस्त ऑफर को, कि नहीं कर रहे। इसमें कुछ इश्यूज थे पर आउटराइट नहीं करा। वायसराय गवर्नर जनरल सीमित तो चीज है वैशाली, है ना, आदमी सेम ही है, राइट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल आउटराइट, ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड आउटराइट, है ना। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया आउटराइट वाला का, तो ठीक है, सबने डी लगाने की कोशिश करी, पर यहाँ पे वायसराय गवर्नर जनरल होता तो, मतलब वायसराय इसलिए है क्योंकि जो प्लान व्लान आ रहे हैं ना, मिशन मिशन आ रहे हैं, इसमें जब बातचीत हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो अंडर द, पर अल्टीमेटली तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वो करना है, राइट। तो इस तरह से इसको, इसमें वायसराय भी आ सकता है, गवर्नर जनरल भी आ सकता है, राइट। अभी नहीं करिए भाई, 1947 तो आने दो तुषार, मैंने कहा बाद में करेंगे वायसराय की, तब 1947 तो आने दो। मैंने कहा 1947 में करेंगे, कि आजादी मिलने के बाद। आजादी थोड़ा ना मिल गई, 1946 से तो चल रहा है अभी वायसराय को हटा दोगे। ध्यान से सुना करो जो बोल रहे हैं, 1950 तक चला ये, ठीक है, और 1947 के बाद, 1950 तक यही चला, मतलब क्या है, ये अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय की पोस्ट खत्म हो गई थी 1947। This is correct. It provided for creation of separate constitution for each group of the provinces. That is correct. Plan provide, that is correct. ठीक है, वॉलंटरली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 54th का इस तरह से, 55 करो। ठीक है, 55 तो सब इजी है। सपोज हमें वीक सेंटर मेंटेन इंडियन यूनिटी, जिससे इंडिया की यूनिटी बनी रहे, भारत पाकिस्तान ना मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। 56 करो। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसलिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया भाई।
वेरी गुड। ये होगा भाई इसका। तुम डी क्यों लगा रहे हो भाई? हाँ सही है, डी होगा। ए का 3, बी का ग्रुप बी, बी का ये होगा बात, ठीक है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो फिर आज का क्लास अपन इतना ही रखते हैं। कल अपन मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तक तो पहुंच ही गए ना अपन। अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 1940, कल आज़ादी मिलती ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात करेंगे, राइट। कल बहुत सारी चीज़ें याद कर ली तो बहुत ट्रिक्स वाली क्लास लेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, कल नहीं, राइट। या फिर कल है ना, एक काम करते हैं, कल क्लास अपन, कल का मैं बता दूंगा आपको कल कैसा क्लास होगा, राइट। कल का क्लास थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे तो चलेगा ना, राइट। तो कल लेंगे क्लास, बट किस टाइम पे लेंगे आई विल लेट यू नो। ठीक है, चलो तो दैट्स तो ऑल सर, फॉर। हाँ, वो 54 वाला क्वेश्चन फिर से आप बताइए सर। ठीक है। सर ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है ना सर, प्रिंसली स्टेट्स को था ये, उसमें था प्लान ये, कि वो प्लान, इंडिपेंडेंस एक्ट में हाँ प्लान। वॉलेंट्री कर सकते हैं ना। सर ये उसमें था ऑप्शन सर। अब पढ़ा है ना ऑप्शन इसके अंदर। इंटरिम गवर्नमेंट और टू रिमेन विद द ब्रिटिश क्राउन, या तो इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करें या फिर ब्रिटिश क्राउन के साथ ओके रहे। सर। ओके सर, थैंक यू। चलो आज की क्लास अपन इतना रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच। सर इस वीक टेस्ट, इस वीक तो अभी मतलब 7 डेज के बाद ही होगा टेस्ट तो, है ना। इस वीक टेस्ट नहीं होगा, मतलब वीक का मतलब एक वीक होगा तब टेस्ट टेस्ट हो जाएगा। 7 डेज के बाद, 7 डेज के बाद, हर 7 डेज के बाद क्लास होगा। करंट अफेयर्स की क्लास होगी क्या, देखता हूँ मैं, अभी थोड़ा सो के उठूँ पहले, फिर समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास।